हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो हम बात कर रहे थे प्लेटो के बारे में और हमने पहला वीडियो में आपको बताया कि प्लेटो का जीवन परिचय दिया था और उसके शिक्षा संबंधी विचार बताए। अब हम आज लेके आए हैं प्लेटो का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे प्लेटो का न्याय दर्शन। न्याय पर प्लेटो के क्या विचार हैं। तो आइए जानते हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय को महत्वपूर्ण माना है। बिना न्याय के वो आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करते हैं। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक हैं और अपने आदर्श राज्य में न्याय को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो प्लेटो के न्याय संबंधी विचार बताने से पहले हम बताएंगे कि प्लेटो के जो समय था, उस समय एथेंस में कई तरीके की न्याय संबंधी विचारधाराएं चल रही थी, जिसमें लोग अलग अलग विचारों में न्याय को व्यक्त करते थे। तो आइए जानते हैं कि वो विचारधाराएं क्या थी। चूंकि प्लेटो ने अपना जो न्याय दर्शन दिया, वो उन 3 विचारधाराओं को खंडन करते हुए अपना न्याय दर्शन प्रस्तुत किया। तो जानेंगे कि प्लेटो किन किन विचारधाराओं के विरुद्ध अपना न्याय दर्शन प्रस्तुत करते हैं। तो पहले है परंपरागत विचार, दूसरे है क्रांतिकारी विचार, तीसरे है व्यवहारवादी विचार। तो ये 3 विचारधाराएं उस समय प्रचलित थी, जो न्याय के बारे में अपनी अपनी धारणा प्रस्तुत करती थी। तो आइए जानते हैं परंपरागत विचार, जिसमें 2 विचारक आपके सामने आएंगे। पहला है सिफालस और दूसरा है पॉलीमार्कस। सिफालस न्याय के बारे में क्या कहते हैं। तो सिफालस ने अपनी जो न्याय की कॉन्सेप्ट दिया, तो बताते हैं कि सत्य बोलना, दूसरे के ऋण को चुका देना न्याय है। तो क्या कहते हैं कि हम हमेशा सत्य बोलें और हम ऋण को चुका दें, तो ये न्याय है। प्लेटो ऐसा नहीं मानते थे। प्लेटो ने इस बात का खंडन किया। क्या कह के खंडन किया। प्लेटो कहते हैं कि अगर सत्य बोलना न्याय है, तो क्या हमेशा सत्य बोलते रहे और सत्य बोलने के लिए हम अपने देश के जो रहस्य हैं और जो जानकारियां हैं उन्हें दूसरे को दे दें। नहीं, ये गलत है और ऋण चुका देना न्याय नहीं है। दूसरी विचारधारा क्या थी। पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस ने क्या कहा कि मित्र के साथ मित्रता व शत्रु के साथ शत्रुता करना न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस बात का भी खंडन किया। प्लेटो क्या कहते हैं कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि जो मित्र के रूप में हमारे सामने है, वो क्या सही रूप में हमारा मित्र है। हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए अपने लाभ के लिए हमारा मित्र बन गया हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से प्लेटो ने इस विचारधारा का भी पूरा खंडन करते हुए अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरी विचारधारा क्या है। क्रांतिकारी विचार। क्रांतिकारी विचार थ्रेसीमेकस इसके समर्थक थे और उनका क्या कहना था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। मीन्स माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पावरफुल है वो दूसरों पे अन्याय करता रहे। और इन्होंने ऐसा कहते हुए अन्याय को उचित बताया। इन्होंने कहा कि शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं वो अपने हित के लिए ही नीतियां बनाते हैं। इन्होंने कहा कि जो समाज में वर्ग है, जिसमें एक पावरफुल है और एक निम्न वर्ग है, तो जो शक्तिशाली वर्ग है वो अपने हित के लिए दूसरों के ऊपर अन्याय कर सकता है। ऐसा कहकर इन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। लेकिन प्लेटो इस बात का खंडन कैसे कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि नहीं, शक्तिशाली का हित ही न्याय नहीं है, बल्कि न्याय तो एक आत्मा की वस्तु है, एक अंदर की वस्तु है और न्याय करना उचित है। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ना कि आप किसी के ऊपर अन्याय करते रहें अपने हित के लिए। तो इसे न्याय नहीं कह सकते, क्योंकि अन्याय कभी भी न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। मीन्स अन्याय आप किसी भी उसमें करें, आपका विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन वो अन्याय आपका न्याय नहीं हो सकता। न्याय सर्वोच्च मानव का गुण है और न्याय सबको मिलना चाहिए। तीसरी इनकी विचारधारा है व्यवहारवादी विचार। व्यवहारवादी विचार के समर्थक है ग्लाउकन। और ग्लाउकन ने क्या कहा कि न्याय भय का शिशु है। मीन्स कि व्यक्ति न्याय डर के मारे करता है, वरना कोई न्याय ही ना करे। ऐसा कहकर इन्होंने न्याय को प्रस्तुत किया कि न्याय भय का शिशु है। यदि ऐसा होता तो ऐसा नहीं है। समाज में न्याय भय का शिशु नहीं है, बल्कि न्याय अंतर आत्मा की आवाज है। वो आपकी आत्मा का गुण है और वो
मांग है। तो इन तीनों विचारधाराओं का सिफारिस, पॉलीमार्कस, थेसिमेकस और ग्लाउकन के जो विचार चले आ रहे थे, उन सब का खंडन प्लेटो ने किया और अपना न्याय दर्शन प्रस्तुत किया। प्लेटो के अनुसार न्याय का आधार ना तो परंपरा, ना ही व्यक्ति की स्वार्थपरता या भय भी भावना है। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय का आधार कोई परंपरा नहीं है कि हमारा ट्रेडिशन है, चला आ रहा है तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं, और ना ही व्यक्ति की स्वार्थपरता है, ना ही हम अपने किसी लाभ की इच्छा के लिए न्याय कर रहे हैं, या भय की भावना है, और ना ही कोई डर की भावना है जो व्यक्ति डर के कारण करता है। तो इन्होंने क्या कह के न्याय को बताया? न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है। न्याय मानव का अंतःकरण की वस्तु है, आंतरिक गुण है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है तथा मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। इन्होंने क्या कहा? न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है व मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो ये क्या है? नेचुरल डिमांड है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, और आपकी आत्मा की जो सर्वोच्च स्टेज है जहां आप सही गलत में निर्णय ले सके, वो न्याय करने की आपकी क्षमता है। तो अरस्तु ने अपने न्याय दर्शन को बताया कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपने क्वालिटी के अनुसार कार्य करे और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, वही न्याय है। और न्याय का कॉन्सेप्ट देते हुए अरस्तु ने बताया कि न्याय के दो प्रकार होते हैं, न्याय के दो रूप हैं। कौन सा? पहला है व्यक्तिगत न्याय, दूसरा है राज्य संबंधी न्याय। तो अरस्तु बताते हैं कि व्यक्ति की आत्मा के या व्यक्तित्व के 3 गुण होते हैं, और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला है विवेक, दूसरा है साहस, तीसरा है तृष्णा। और मानवीय मस्तिष्क में ये तीनों का उचित अनुपात होना ही न्याय कहलाता है। मीन्स कि व्यक्ति जब इन तीनों गुणों में उचित समन्वय होगा तभी व्यक्ति न्याय कर पाएगा। तो व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके ये 3 प्रमुख गुण होते हैं, और व्यक्ति में जब ये उचित मात्रा में होते हैं तभी वो व्यक्ति न्याय कर पाएगा। ये कहते हैं कि व्यक्ति में विवेक है, साहस है, तृष्णा है, और इन्हीं के आधार पर वो कार्य करने की उन्हें शक्ति मिलती है। और जब ये अपने अपने कार्य सही रूप से करते हैं तभी न्याय होता है। मीन्स आपके मस्तिष्क में आपके सोचने समझने की क्षमता, विवेक है, आपकी बुद्धि का रूप प्रदर्शित करती है, साहस आपका निडरता है, तृष्णा आपके अंदर की लालसा है जो आप में होती है। तो व्यक्ति में जब ये गुणों का सही अनुपात होता है, रेशियो होता है सही, तब व्यक्ति न्याय कर पाता है, या इन तीनों गुणों में समन्वय हो, कोई किसी के ऊपर हावी ना हो तो न्याय हो पाता है। और इन गुणों की प्रधानता के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। मीन्स जिसमें विवेक होगा वो शासन व्यवस्था संभालेगा, जिसमें साहस है वो सैन्य वर्ग में जाएगा, और जिसमें तृष्णा है वो हमारे उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा। तो इन्हीं के आधार पर प्लेटो बात करते हैं कि व्यक्तित्व में ये 3 गुणों का सही अनुपात उसके मस्तिष्क में होता है, तभी वह अपना कार्य सही से कर पाता है और न्याय कर पाता है। दूसरी बात करते हैं राज्य संबंधी न्याय की। तो राज्य संबंधी न्याय में भी जो व्यक्तित्व के 3 गुण हैं, उन्हीं के आधार पर ये 3 वर्ग समाज में बताते हैं। एक है हमारा शासक वर्ग, एक है सैनिक वर्ग और एक है उत्पादक। तो जिस व्यक्तियों में विवेक होगा वो हमारे शासक वर्ग होंगे, जिन व्यक्तियों में साहस होगा वो सैनिक होंगे, और जो व्यक्ति तृष्णा से परिपूर्ण होंगे या जिनमें तृष्णा की प्रधानता होगी वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से प्लेटो कहते हैं कि राज्य में न्याय, प्लेटो कहता है राज्य में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करें। तो न्याय क्या होगा? न्याय जब शासक शासन व्यवस्था अच्छे से करे, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपने राज्य का कार्यभार संभाले, अपनी प्रजा के हित में कार्य बनाए करे। सैनिक क्या करे? जब सैनिक पूरी अपनी क्षमता से, पूरे लगन से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे। और उत्पादक वर्ग क्या करेगा?
ये भौतिक संसाधन व जो हमारी उत्पादन है, जो साधन है, जो आर्थिक हमारी मदद करेंगे, फसल उपजाएंगे, व्यापार संबंधी कार्य करेंगे, तो वो हमारे उत्पादक वर्ग हमारे राज्य की आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे राज्य को। और जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं, तभी न्याय उत्पन्न होता है। उसके साथ ये अपना कार्य तो उचित तरीके से करेंगे ही, साथ में दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, तो तभी राज्य में न्याय हो सकता है। तो इस तरीके से प्लेटो का जो ये वर्ग संबंधी सिद्धांत है, जिसमें वो व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर उनके कार्यों और उनके वर्ग का निर्माण करते हैं, इसे हम कार्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें कार्यों का विशिष्टता के, उनके गुणों की विशिष्टता के आधार पर उनके कार्यों का निर्धारण कर दिया गया है। तो कार्य विशिष्टता जो सिद्धांत कहते हैं इसे, चूंकि विशेष व्यक्ति में विशेष गुण की प्रधानता है, उसी गुण के आधार पर वो अपने कार्य उसके निश्चित कर दिए गए हैं। प्लेटो ऐसा भी मानते हैं कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, जो उसमें स्वभाव है, जो उसका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग अगर कार्य करेगा तो वो सही से कर पाएगा। और तो जिस गुण की प्रधानता है उसी कार्य में व्यक्ति लीन हो जाए तो उसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति साहसी नहीं है और वो सैनिक बन जाए, तो क्या वो सही रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या व्यक्ति में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, और वो व्यक्ति शासक के रूप में दार्शनिक राजा बन जाए, तो क्या वो सही कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अपने गुणों की प्रधानता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। अब प्लेटो की न्याय संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उनको जानेंगे। न्याय आत्मा का गुण है। तो प्लेटो क्या बताते हैं कि न्याय कोई बाहर से थोपी जाने वाली वस्तु नहीं है, या हम किसी को देख के न्याय नहीं कर सकते, बल्कि ये हमारी आत्मा का गुण है, हमारे अंदर की, हमारे अंतर्मन की आवाज होती है। और न्याय सबको जरूरी है, सबके लिए जरूरी है और सबके हित में होता है। तो ये न्याय क्या है? न्याय आत्मा का गुण है, कार्य विशिष्टता पर आधारित है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कार्य विशेषीकरण के नियम पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के गुणों के आधार पर उनके कार्य निश्चित कर दिए गए हैं कि विशिष्ट वर्ग का विशिष्ट कार्य होगा, जो विवेकशील है, जो बुद्धिमान है, वो शासक बनेगा। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कार्य विशिष्टता पर आधारित है। अहस्तक्षेप में विश्वास, तीसरी इसकी विशेषता क्या है? अहस्तक्षेप में विश्वास। किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए और अपनाते हुए अपने कर्तव्य को पूरी लगन से करना चाहिए, यही न्याय है। प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय कहाँ निवास करता है? न्याय उस व्यक्ति के मन में निवास करता है जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करता है। तो न्याय क्या है? न्याय व्यक्ति का आंतरिक गुण है। चौथा इनकी विशेषता है, प्लेटो का न्याय समाज में एकता की बात करता है। तो समाज में सबको मिलजुल कर रहना है, सबको अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तो समाज में एकता की भावना आ जाती है। शासक प्रजा के प्रति समर्पित है, सैनिक सुरक्षा के राज्य की सुरक्षा के लिए अपना दायित्व संभाले हैं, और उत्पादक वर्ग राज्य की उत्पादन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, तो सारे व्यापार संबंधी कार्यों को संभालना अपना कर्तव्य समझता है। और तीनों वर्ग अपना अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों के बीच में एक समन्वय स्थापित है, और वो समन्वय समाज में एकता के रूप में प्रदर्शित होता है। अब बात करते हैं, हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जाना और बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। ये प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ विचारकों ने इसकी आलोचनाएं की हैं। वो आलोचनाएं किन आधार पे की हैं उनको बताते हैं। तो पहली आलोचना होती है कानूनी नहीं बल्कि नैतिक है। तो जो विचारक हैं वो ये कह के इस न्याय दर्शन की
न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि इसका कोई वैधानिक तर्क नहीं है, ये कोई कानून द्वारा बात नहीं कही गई है, बल्कि ये एक मोरालिटी है, नैतिकता की बात पर अधिक बल देता है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कानूनी आधार उसका कुछ नहीं है, उसका बेस लीगली नहीं है, कानून उसका बेस नहीं है, बल्कि मोरालिटी है जो मानव का एक क्वालिटी है। दूसरी इसकी आलोचना व्यक्ति की प्रतिभा का हनन। तो ये जो कार्य विशिष्टीकरण का इनका जो नियम है, जिसमें ये पर्टिकुलर वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए निश्चित कार्य निश्चित कर देते हैं, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के विकास को रोक देता है। चूंकि ऐसा मानते हैं विचारक कि एक ही व्यक्ति में ये तीनों गुण भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात कहें कि नहीं, किसी एक गुण की प्रधानता है, उस गुण के आधार पर आप उसके कार्य को निश्चित कर दीजिए, उसके अलावा व्यक्ति कोई और कार्य नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति शासन भी बहुत अच्छे से चला ले और उसमें सैनिक कुशलता भी हो और उत्पादन से संबंधित नीतियां भी बना ले। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि व्यक्ति की प्रतिभा का हनन करता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कार्य निश्चित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए अपने कार्य करने के लिए। तीसरी इनका आलोचना इसलिए होती है कि अधिकारों की उपेक्षा की बात करते हैं कि न्याय सिद्धांत प्लेटो ने जो दिया उसमें सिर्फ ये कर्तव्य को फोकस करते हैं, कर्तव्य पे ध्यान देते हैं और हर जगह व्यक्ति के कर्तव्य से इसे जोड़ते हैं, बल्कि व्यक्ति के लिए अधिकार, व्यक्तिगत जो अधिकार है उनकी बात कहीं है ही नहीं। तो ऐसा कहकर भी लोगों ने इस न्याय सिद्धांत की न्याय दर्शन की आलोचना की है कि इस सिद्धांत में सिर्फ कर्तव्यों पर जोर दिया गया है और अधिकारों की बात कहीं भी है नहीं, और अधिकार है भी तो वो सिर्फ शासक वर्ग के लिए है, जो हमारा उपभोक्ता उत्पादन वर्ग है, जो संख्या में ज्यादा है, उसको अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ऐसा कहकर भी प्लेटो के आलोचना की गई है। बड़े राज्य में लागू नहीं किया जा सकता, ये जो सिद्धांत है वो छोटे राज्यों के लिए तो ठीक है, कार्य करेगा, लेकिन बहुत बड़े जो राज्य होंगे उनमें ये सिद्धांत सही से कार्य नहीं करेगा। ऐसा कहकर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। इसके अलावा इनकी ये कह के भी आलोचना की गई है कि ये समाज में एक विभिन्नताएं स्थापित करते हैं, चूंकि समाज को विभाजित कर देते हैं, शासक, उत्पादक और सैनिक वर्ग में इन सबके बीच में एकता की भावना पनप ही नहीं पाती है। तो ऐसा कहकर हमने देखा कि प्लेटो की न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई है, लेकिन फिर भी इसका महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि न्याय पे आधारित जो विचार प्लेटो द्वारा दिए गए हैं वो आज भी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थैंक्स।